अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका मेजर पोर्शन जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट द थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं और थर्मो रेगुलेशन को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर। तो प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन थी जिसमें हमने एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स को पढ़ा था, वो क्लासिफिकेशन बेसिकली हीट सोर्स पे डिपेंड कर रही थी कि ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का हीट सोर्स आउटर है या इनर हीट सोर्स है। तो हीट सोर्स की बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया था। और आज की जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, दैट इज द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन, कि वो बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। इस एबिलिटी की बेसिस पे हम एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पोइकिलोथर्म्स कहते हैं उनको और होमियोथर्म्स कहते हैं। ये 2 ग्रुप्स जो हैं ये एनिमल्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सो पोइकिलोथर्म्स को अगर हम देखें तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। और होमियोथर्म्स को देखें तो इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इनका कांस्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर और पोकिलोथर्म्स का जो है वो वेरिएबल होता है। अब आपने ये नहीं समझना कि एक एनिमल अगर एक्टोथर्म्स एंडोथर्म में आ गया था तो वो शायद इस क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा, वो इसमें भी आ सकता है। जस्ट डिफरेंस ये है कि हम क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं। प्रीवियस में हम उन्हीं एनिमल्स को डिवाइड कर रहे थे हीट सोर्स की बेस पे, अब हम उन्हीं एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं उनके रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की बेस पे। ठीक है, सिर्फ बेसिस डिफरेंट है, वरना हम उन्हीं एनिमल्स की डिवीजन को पढ़ रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को देख के, डिफरेंट चीज़ों को सामने रख के, डिफरेंट चीज़ों को बेस बना के। ठीक है, आज की जो बेस है दैट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो पोकिलोथर्म्स को अगर हम स्टडी करें, दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन द नैरो लिमिट्स। जो नैरो रेंज होती है उसमें ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है। और मोस्टली इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है, इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा होता है। लेकिन अगर हम होमियोथर्म्स की बात करें तो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बॉडी टेम्परेचर जो है तकरीबन स्टेबल होता है, चाहे इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आती रहें, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन रहेगा। अब पोकिलोथर्म्स जो है वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिफरेंस की बेसिस बतानी है कि हम किस बेस पे उन्हें डिवाइड करें, या 1 सेंटेंस में या 1 to 2 सेंटेंसेस में, वो बता सकते हैं। और देन आपने वन बाय वन दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब कर देना है। जैसे पोकिलोथर्म्स जो है, अब आप उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि पोकिलोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर नैरो लिमिट्स के अंदर मेंटेन नहीं कर पाते। इनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है और ये इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा होता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की। ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेस एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ग्रुप में आ जाते हैं। अब फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखा जाए, अगर इनकी अब फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे डू नॉट नीड टू कंज्यूम मैसिव अमाउंट्स ऑफ फूड टू फ्यूल अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्हें मैसिव अमाउंट ऑफ फूड जो है वो नहीं चाहिए होता। एज अ फ्यूल जो है इनको मैसिव अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ फूड नहीं रिक्वायर। दिस अलाउज देम टू सर्वाइव इन द न्यूट्रिएंट पुअर इन्वायरमेंट्स। तो ये ऐसी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट पुअर होती है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ही नहीं है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि नो नीड टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनको नीड ही नहीं है, इस वजह से उनको ज़्यादा फ्यूल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो है ये सर्वाइव कर जाएंगे जहाँ पे फूड जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसी इन्वायरमेंट में ये जो है सर्वाइव कर जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स वो हमने भी डिस्कस किया एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली तकरीबन कांस्टेंट रहता है, और चाहे इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती रहें उनका बॉडी का टेम्परेचर है जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दे यूज द थर्मोस्टेट्स टू ट्रिगर।
अब यहाँ थर्मोस्टेट क्या है, जो हाइपोथैलेमस ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो थर्मोस्टेट के तौर पे एक्ट करता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और यही पार्ट जो होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, कूलिंग रिस्पॉन्सेज और हीटिंग रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट कर रहा होता है। तो होम्योथर्म्स में क्या होता है, इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, लेकिन जब इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आती हैं तो हाइपोथैलेमस या जो थर्मोस्टेट होता है वो कूलिंग या हीटिंग रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब अगर एग्जांपल्स देखें होम्योथर्म्स की, तो इसमें एडवांस ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल ह्यूमंस की आ जाती है। ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहता है, और ये जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, चाहे जितना मर्जी कोल्ड इन्वायरमेंट हो या वेरी हॉट इन्वायरमेंट भी हो, ये टेम्परेचर इसी वैल्यू पे कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब अगर आपको ये एज अ डिफरेंस आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एज अ डिफरेंस भी ये आ सकता है, तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, आपने वन बाय वन सारी हेडिंग्स को सेपरेटली मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें आप, वो किलोथर्म्स में वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर होता है, होम्योथर्म्स में रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट की बात करें, तो किलोथर्म्स का इन्वायरमेंट के साथ बॉडी टेम्परेचर मैच कर रहा होता है, लेकिन होम्योथर्म्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में जितने मर्जी चेंजेस आते हैं। अब टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, तो किलोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जबकि होम्योथर्म्स जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर की फर्स्ट हेडिंग है और टेम्परेचर रेगुलेशन की जो थर्ड हेडिंग है, ये ऑलमोस्ट आपको एक जैसी लगेंगी, और अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स इनको एक ही हेडिंग में कवर कर देते हैं, लेकिन जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना होता है और पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना होता है, आपने वहाँ मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं, तो हमें मैक्सिमम हेडिंग्स भी बनानी पड़ती है, ताकि आपका पेपर बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट लगे और आप बहुत इजीली जो है चेकर को ट्रैक कर सकें, एग्जामिनर को ट्रैक कर सकें और मार्क्स गेन कर सकें। तो उसके लिए ये होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी और लॉजिकल वे में हमें ना एक्सटेंड करना पड़ता है अपने क्वेश्चन को। तो वो यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने यूज़ की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर जस्ट बता दिया है और टेम्परेचर रेगुलेशन की सेपरेट हेडिंग बना दी है। अब एग्जांपल्स में देखा जाए तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जो है ये पोकिलोथर्म्स में आ जाते हैं, होम्योथर्म्स में मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं। चाहे आप एक ही एग्जांपल लिखें, लेकिन आपको सारी एग्जांपल्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में, किसी स्पेसिफिक एनिमल के बारे में, किसी फिश का नेम लेकर पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो ग्रुप्स हैं वो किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब फूड रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो पोकिलोथर्म्स में हमने देखा कि उनको ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उन्हें एज अ फ्यूल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन होम्योथर्म्स जो हैं उन्हें इंटरनल हीट प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा फूड रिक्वायर होगा। अब टेम्परेचर कंट्रोल की बात की जाए तो बॉडी टेम्परेचर स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट होता है, पोकिलोथर्म्स में वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनका एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहा होता है टेम्परेचर। और होम्योथर्म्स का जो है थर्मोस्टेट मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, कूलिंग और हीटिंग रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो जाते हैं। अब ब्रेन में थर्मोस्टेट वाला जो सिस्टम है, पोकिलोथर्म में ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता, जबकि होम्योथर्म्स में हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन, वो एक्ट करता है एज अ थर्मोस्टेट। तो दिस इज द कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपको एज अ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब जो है पोकिलोथर्म्स को अगर हम रिकॉल कर लें कि हमने मेनली इसमें पढ़ा कि आपने क्या कोट करना है इसमें, तो पोकिलोथर्म्स में मेनली हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि बॉडी टेम्परेचर को जो है मैनेज नहीं कर पाते और इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता रहता है। और सेकंड चीज़ जो फूड की थी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनको फूड जो है एज अ फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन होम्योथर्म्स जो हैं इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आती रहे, इनके अंदर थर्मोस्टेट मैकेनिज्म जो होता है, हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एज अ थर्मोस्टेट, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है कूलिंग या हीटिंग के रिस्पॉन्सेस के साथ। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम देख चुके हैं। लास्टली अगर आपको वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये मेन चीज़ें जो है, ये मेन हेडिंग्स के साथ आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि ये स्टूडेंट कहते हैं बहुत ही शॉर्ट है, इतना लेंथी नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई एक सिंगल भी बीच में से आ जाता है कि वो
यू हैव टू एक्सप्लेन द पोकिलोथर्म्स ओनली। तो उसमें भी अगर आप 5 हेडिंग्स जो हैं कोट कर दें तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं यहाँ पे गेन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।